ठीक, तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और अब आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। अब बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, यूजर इंटरफेसेस का लफ्ज आपने बहुत पढ़ा होगा, यूआई यूएक्स, सही है, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस या यूजर डिजाइन हम जिसे कहते हैं। तो यूआई यूएक्स का नॉर्मली आपको पता है कि बिल्कुल अलग कोर्स होता है, उसमें हम ये बताते हैं कि भाई आपको एक यूजर को कोई चीज दिखानी है तो वो किस तरीके से दिखनी चाहिए। अगर आप देखेंगे बूटस्ट्रैप जैसे हमने कल बात की थी, तो वो भी एक लाइब्रेरी है, सेम चीज, सही है। तो आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है, एचटीएमएल सीएसएस है, तो फिर रिएक्ट की ऐसी नीड क्या है, सही है। तो रिएक्ट के कुछ फीचर्स हैं। पहला यहां पे क्या कह रहे हैं, डिक्लेरेटिव, दूसरा क्या है, कंपोनेंट बेस्ड। अब यहां पर ये जो दो लाइनें हैं, इसमें से ये वाली जो लाइन है कंपोनेंट बेस्ड। कंपोनेंट बेस्ड, कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब पता है आपको, किसी भी बड़ी मशीन का एक छोटा हिस्सा, कंपोनेंट। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता था कि जब आप कोई भी चीज बनाते थे, या बूटस्ट्रैप में जो ये होता था कि जब भी आप कोई चीज बना रहे हो तो आप फर्स्ट करेंगे अबाउट का सेक्शन बना रहे हो। अबाउट का सेक्शन बनाने के लिए आपको पहले होम का सेक्शन तो बनाना पड़ेगा, सही है, उसके बाद आप अबाउट पे आओगे, अबाउट के बाद हो सकता है आप प्रोडक्ट्स पे आ जाओ, XYZ, आप उसको वेबसाइट को बनाते जाते हो। अब होता क्या है कि वो सारा क्योंकि एक ही पेज पर है, तो अब वो एक यूनिट कोई क्रैश करेगा या उसका कोई कोड में मसला आएगा, तो आपको फील होता है कि नीचे वाला कंपोज जो आपका सेक्शन है वो ऊपर वाले के आ जाता है, ऐसे करके, सही है। मतलब ये क्यों आपस में दोनों कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनका ये कनेक्शन होता है। लेकिन रिएक्ट एक चीज को फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड। कंपोनेंट बेस्ड क्या होता है कि हम लोग कहते हैं यार सारी बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है वो हम एक साथ नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको कंपोनेंट्स में यानी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और उसमें क्या बनाते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट बनाने का फायदा क्या हुआ, हमें एक रीयूजेबल स्केलेबल कोड मिल गया। अब ये इतने भारी लफ्ज का मतलब क्या है, रीयूजेबल स्केलेबल कोड। तो जरा आप सोचें कि दराज की वेबसाइट है, दराज की वेबसाइट में आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, सही है, देखते हैं तो आई थिंक ज्यादा सही समझ आएगा। सही, कोई भी हम लोग यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वाले जो आप सेक्शन देख रहे हैं, अब ये एक पूरा कार्ड है, ये एक पूरा कार्ड है, ये एक पूरा कार्ड है, सही है। लेकिन आप एक गौर करें कि इन सब कार्ड्स में तकरीबन चीजें सेम है। मतलब इसकी तस्वीर है, इसका नाम है, इसकी प्राइस है और यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो कार्ड है आपको लग रहा है कि सारी जो प्रोडक्ट है इसी एक तरह के कार्ड में बस लगाई गई है, सिर्फ उनका क्या चेंज हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है, मतलब तस्वीर चेंज हो गई, नाम चेंज हो गया, प्राइस चेंज हो गई, बाकी सारी चीजें वो सेम हो गई। अब आप जरा इसको सोचे, अगर आप ये काम HTML CSS में करते तो आपके साथ मसला क्या होता कि आप हर पेज के लिए, हर कैटेगरी के लिए आप HTML के पेजेस बनाते रहते। उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी, हमने कहा नहीं यार हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी HTML के ये कोड्स बना सकते हैं। लेकिन आपने वो भी देखा कि उसका कोड बनाना कितना मुश्किल है। आप पहले ये समझ लें कि इसका पूरा एक डिव बना है, उस डिव के अंदर आप एक IMG बनाए, उस IMG का जो SRC है वो कहीं से डेटा उठा के सेव करें, सही है। फिर उसके बाद ये इसका नाम लिखें, नाम के बाद उसकी प्राइस एड अप करें। अब अगर आपको प्राइस चेंज करनी है तो फिर उसके लिए पूरा एक आपको कोड करना पड़े, तो देखें कितना मसला है। तो रिएक्ट कहता है कि यार तुम ये सारी चीजें छोड़ो, शुक्रिया। रिएक्ट कहता है कि सारी चीजें छोड़ो, एक कंपोनेंट बनाओ, सही है, और उसका नाम दे दो प्रोडक्ट। अब वो कंपोनेंट एक खाका है जिसके अंदर आप तस्वीर लगा सकते हो, आप नाम लगा सकते हो और उसकी प्राइस लगा सकते हो। अब ये इस कंपोनेंट का फायदा क्या हुआ कि आपने लिखा एक बार, लेकिन आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बोला यार ये वाला पेज है किचन का, तो मैंने किचन में 100 प्रोडक्ट्स डालने हैं। आपने क्या किया, उस कंपोनेंट को, आपको फॉर लूप का पता है,
आपने लूप के अंदर उसको लगाया 100 बार और उसको डेटा आप हर लूप में अलग अलग देते गए, वो 100 करा के क्या बना देगा, कंपोनेंट्स। उसके बाद एक और आपके पास सेलर आया, उसने बोला मुझे भी अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। आपने सिर्फ क्या किया, उस नए सेलर का नाम एरे में डाल दिया, आपका फिर लूप चला, आपका फिर वो सारे कंपोनेंट्स बन गए। जो काम आप 2-3 फाइलों में करते, रिएक्ट ने आपको, आप देखेंगे 10-15 लाइनों का ये कंपोनेंट बनता है और ये सारा काम इसमें हो जाता है। तो ये पावर है रिएक्ट की, कि इसमें आपकी कंपोनेंट वगैरह बनते हैं और इसका आपको काफी फायदा होता है। अगर आप एक काम करेंगे कि जो इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको नॉर्मली बताता रहता हूं, सही है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे React.js इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं इसको, तो साथ साथ थोड़े से वो क्वेश्चन भी देखते चले जो हमसे पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, सही है। तो ये पहली वेबसाइट, इसमें क्या कह रहे हैं, टॉप 40 React.js इंटरव्यूज, ताकि हम अब थ्योरी पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ऐसी थ्योरी पढ़ लेंगे जो आपको आगे भी फायदा दे, सही है। तो हम नीचे यहाँ की क्या ज्यादा है, ठीक है। अब देखें पहला इसका क्वेश्चन ये आपको बता रहा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिएक्ट, सही है। इससे पहले ये कि हम इसको पढ़ें, आपको पता है इसको रिएक्ट का नाम इसने रिएक्ट क्यों रखा, किसी को कुछ भी आइडिया है, किसी ने कोई भी पढ़ा हो, कहीं पे सुना हो क्या? पहले 2 नाम रखे थे। अच्छा, तो फिर रिएक्ट की क्यों चूज किया? रिएक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब अगर आप जल्दी किसी चीज पे रिएक्शन कर देना, रिएक्ट करना, सही है। किसी पे किसी एक्शन के बदले आपका कोई उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे इसको, आपका कोई आउटकम आए, कोई आपका, आपने रिएक्शन दिया, सही है। रिएक्ट रिएक्शन से ही निकला है, आपका रिएक्शन आया। तो रिएक्ट लोग रिएक्ट इसलिए कहते हैं कि ये डेटा के चेंज होने पे खुद को बदल देता है, समझ रहे हैं, और वो बदलता है विदाउट पेज के रीलोड होने के। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, रिएक्ट। इसकी खास बात यही है कि डेटा चेंज होगा, ये पूरा का पूरा आपका जो HTML है वो क्या कर देता है, बदल देता है। अब मसला ये था कि ये काम एंगुलर भी करता था, सही है। मैं आपको एंगुलर का बार बार क्यों एग्जांपल देता हूं कि आपको पता हो कि इसका डिफरेंस क्या है, ये क्यों लाया गया। एंगुलर जब था, इससे पहले एंगुलर था, तो आपसे इंटरव्यू में भी ये बात पूछी जा सकती है कि भाई जब एंगुलर था, इतना बेहतरीन काम कर रहा था, पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क था, इतनी मेहनत गूगल ने की, इतने इंजीनियर्स लगा के वो एंगुलर बनाया, तो इसको फेसबुक ने क्यों बनाया और ये पॉपुलैरिटी में इतना ऊपर कैसे चला गया। अगर आप देखें तो फ्रंट एंड मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स कह रहे हैं या लाइब्रेरीज कह रहे हैं, तो जब तक ये ओपन होता है तो हम इससे बात कर लेते हैं। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि ये कहते थे कि भाई आपका डेटा चेंज हुआ, हम लोग HTML को बदल देंगे। लेकिन एंगुलर क्या करता था, एंगुलर आपका HTML बदलता था। अब HTML बदलने का मतलब है कि आपका जो डोम है वो डोम मैनिपुलेशन को इस्तेमाल करता है। आपने भी डोम मैनिपुलेशन की है, सही है। आपने क्या किया है कि आपने किसी का कलर बदल दिया, आपने किसी का इनर टेक्स्ट बदल दिया, इनर HTML बदल दिया, आप सबने किया था। यही सेम काम कौन करता था, एंगुलर, लेकिन थोड़ा तेजी से। आपको उसने एक लफ्ज दिया हुआ है, भाई ये फंक्शन कॉल करोगे ना पूरा का पूरा एलिमेंट गायब हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल करोगे पूरा का पूरा कार्ड बन जाएंगे। एंगुलर ऐसे काम करता था, मतलब आपको पहले से उसमें कुछ फंक्शन दिए हुए थे जो कि जावास्क्रिप्ट का जो हम कोड लिखते थे ना, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसके बाद ये वाला इनर टेक्स्ट करो, फिर ये करो, उसने सारे कोड को हटा के आपको क्या दे दिया, एक लफ्ज, बस इसको चला दो, ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्ट, इसका मसला ये था कि जब आप डायरेक्टली डोम को चेंज करते हो ना तो आपकी स्पीड स्लो होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ब्राउजर है वो HTML नहीं पढ़ पाता, ये बात हमने कही थी। HTML वो आपको वो HTML किस में कन्वर्ट करता है, जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में। तो होता यह है कि जब आप HTML को जावास्क्रिप्ट के थ्रू बदलना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली किसको बदल रही है, उस ऑब्जेक्ट को। जब वो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है फिर आपका HTML चेंज हो रहा है, फिर आपको फाइनली आउटकम दिख रहा है। तो ये पूरा एक लंबा साइकिल था। इस वजह से क्या होता था कि जब, ठीक है, छोटे मोटे चेंजेस करने से तो बात समझ आती थी, लेकिन जब आप बड़े बड़े चेंजेस करते थे ना, कि पूरा पूरा, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैंने क्लिक किया तो वो टेबल ऐसा बन गया कि एडिटेबल,
आप ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे बच्चा प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ऊपर मैंने एक और बटन को क्लिक किया तो वो लोडिंग लिखा है, लेकिन सेकंड के अंदर उसने एक नया डेटा सर्वर से मंगवाया और पूरा का पूरा टेबल बदल दिया। तो ये जो स्पीड है ये इन्होंने रिएक्ट वालों ने कैसे लेकर आया। रिएक्ट वालों ने एक टेक्निक लगाई, उन्होंने बोला कि यार जरूरी थोड़ी है कि हम लोग मेन जो आपका HTML है उसको बदले। उन्होंने क्या किया कि इस मेन HTML के ऊपर एक और HTML की लेयर बनाई। सही है, वो HTML इस HTML जैसा ही दिखता है, बिल्कुल सेम है, इसकी कॉपी है, लेकिन उसको वो लोग नाम क्या देते हैं, वर्चुअल डॉम। क्या देते हैं नाम, वर्चुअल डॉम। इसको वर्चुअल का नाम, वर्चुअल नाम सुना पहले कभी? जो भी चीज कंप्यूटर स्क्रीन में हो उसको हम वर्चुअल कहते हैं। और वर्चुअल हमेशा अगर आपकी रियलिटी है, अभी आप यहाँ बैठे हैं तो आप रियलिटी में बैठे हैं और आप ख्वाब देख रहे हैं तो वो क्या है, वर्चुअल। आप वहां पे मौजूद नहीं है लेकिन वो आपको वो चीज दिख रही है। तो उसको तब्दील करना, चेंज करना बड़ा आसान है, क्योंकि जिस तरीके से आपका ख्वाब है इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि एक वर्चुअल डॉम बनाया जो कि वो रिएक्ट के ही अंदर चलता है। वो लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कोई भी चेंज करना है किस में चेंज करो, वर्चुअल डॉम में, ताकि जल्द से जल्द चेंज हो जाए। फिर वो आपसे पूछता है कि भाई सारे चेंजेस हो गए, उसके बाद फिर वो क्या कर देता है, असल डॉम के ऊपर उसको सिंक्रोनाइज कर देता है, यानी कि असल डॉम को उसके साथ मैच करा देता है। तो आपके चेंजेस जो हो रहे हैं वो बेसिकली किसके अंदर हो रहे हैं, वर्चुअल डॉम में। क्योंकि आप जरा सोचें कि एक आपके पास एक टेबल है, उसमें आपने कोई चीज ऐड की या आपके प्रोडक्ट्स हैं वो बार बार चेंज हो रहे हैं, अलग अलग चीजें चेंज हो रही हैं। इधर से वो आपने देखा कि जो आपकी फेसबुक है बेसिकली वो रिएक्ट में लिखी हुई है, पता है आपको, फेसबुक रिएक्ट में। तो आप फेसबुक जब खोलते हैं तो फेसबुक के अंदर कितने फीचर्स है, नीचे से आपके पास किसी का मैसेज आता है तो आपको 1 लिखा हुआ आ जाता है, उसकी तस्वीर छोटी सी गोल गोल आ जाती है, सही है। ऊपर से आपको नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन के ऊपर रेड कलर का 1 आ जाता है, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो 1 आ जाता है। अब ये सारा काम रियल टाइम में चेंज हो रहा है। अब इतनी ज्यादा हैवी वेबसाइट, ये चीज चेंज हो रही है, ये चीज चेंज हो रही है। अगर मैं पूरा का पूरा HTML बदल रहा हूं एक छोटा सा 1 लिखने के लिए, तो सोचेंगे कितनी कितनी बार वो बार बार चेंज करेगा। हालांकि वो पेज रीलोड नहीं कर रहा, लेकिन आपने कल देखा था कि किसी बच्चे ने वो आपने काम किया था कि जब हम साइन अप को क्लिक कर रहे थे तो डिस्प्ले डन हो गया, फिर हमने क्या किया, एक और एलिमेंट डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, फिर हमने साइन इन को क्लिक किया, फिर इनके कोड में मैं आपको दिखा रहा था देखो डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, ये डिस्प्ले डन हो गया। अब ये देखिए एक छोटी सी चेंज हुई, लेकिन इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा HTML का कोड चेंज हुआ। जब भी HTML का कोड चेंज होता है जावास्क्रिप्ट उस नोड को यानी कि उस ऑब्जेक्ट को दोबारा चलाता है, पूरे को पूरे को, ऐसा नहीं उस छोटे से हिस्से को, पूरे के पूरे को। तो वर्चुअल डॉम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भाई पूरा कोड क्यों रिलोड कर रहे हो, इन्होंने बोला कि जो चीज बदल रही है ना सिर्फ उसको तब्दील करो, बाकी कोड को सेम रहने दो, ठीक है। तो उस वजह से जो पीछे वाला जो कोड है वो सेम रहता है, उसकी स्पीड में थोड़ा चेंजेस आती हैं। ये भी आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा, ये आपके सर से ऊपर से बातें जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम रिएक्ट में थोड़ा काम करने लगेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। लेकिन ये जो अल्फाज है और ये जो लफ्ज मैं बोल रहा हूँ, रीयूजेबल, स्केलेबल, कंपोनेंट बेस्ड, सही है, वर्चुअल डॉम, तो जब आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा ना तो आप कुछ ना कुछ मत दोगे। उसके बाद होता क्या है, अगर आपको एक चीज सुनी हुई नहीं है, आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना वर्चुअल डॉम क्या होता है, आपसे कोई करके पूछेगा वर्चुअल डॉम, बोलोगे आई डोंट नो। लेकिन थोड़ा एक लफ्ज भी सुना हुआ होगा ना, बोलेंगे सर एक HTML होती है जो रिएक्ट बनाता है, वो इसलिए बनाता है कि उसमें छोटा सा कोई हमें चेंज करना हो तो ताकि पूरा HTML ना बदलना पड़े। अब इतना भी बोल दोगे ना, वो बोलेगा चलो यार इसको पता है, थोड़ा बेचारा भूल गया था, लेकिन उसको चलो पता है। लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा बेटर है आप बोलो आई डोंट नो, सही है। तो थोड़ी बहुत आपके अल्फाज जो है दिमाग में डरे, फिर हम स्लो स्लो जैसे जैसे चलेंगे तो मैं आपको जब कोड कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, देखिए मैं इसकी बात कर रहा था कि ये वर्चुअल डॉम है, ये ऐसे चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके सामने तब्दीलियां आ रही हैं, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस में जाएं तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिएक्ट। फीचर्स का मतलब है कि इसकी क्या खासियत है, क्या खसूसियत है, ये क्यों पॉपुलर है। तो उसने पहला नाम किसका लिया है, JSX, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, क्या है ये। अब देखिए मसला क्या हुआ, आपका HTML अलग, आपका जावास्क्रिप्ट अलग, आपका CSS अलग। रिएक्ट वालों ने कहा कि भाई क्योंकि हम लोग छोटे छोटे हिस्से बना रहे हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट बना रहे हैं, तो अब मेरी HTML अलग लिखी हुई है तो मुझे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, HTML, फिर मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, जावा, CSS या जावास्क्रिप्ट। सही, जब मैं अलग अलग लिखूंगा तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं छोटे छोटे से हिस्से बनाऊं, क्योंकि एक पूरा हिस्सा, जैसे मैंने आपको ये कार्ड दिखाया,
अब इसमें HTML भी है, इसमें CSS भी है, इसमें जावास्क्रिप्ट भी है। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं चाहता हूं कि ये टोटल एक कंपोनेंट बने, तो मुझे इसकी HTML, मुझे इसकी CSS, मुझे इसकी जावास्क्रिप्ट तीनों लिखनी पड़ेंगी, तब वो कहलाएगा एक कंपोनेंट। तो ये लोग कहते हैं, इन्होंने एक नया नाम इजाद किया, उन्होंने बोला JSX। आप HTML भी एक ही जगह लिखो, आप CSS भी एक ही जगह लिखो, और आप जावास्क्रिप्ट भी एक ही जगह लिखो, ताकि उस एक फाइल में उस पूरे कंपोनेंट की सारी इंफॉर्मेशन हो। बात समझ रहे हैं? ताकि अगर आप कोई और कंपोनेंट बनाते हैं तो इसका इस कंपोनेंट से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप इस कंपोनेंट को इस्तेमाल करेंगे ये नजर आएगा, आप इस कंपोनेंट को नहीं इस्तेमाल करेंगे नहीं नजर आएगा। सही है, इसको लगाएंगे लगेगा, नहीं लगाएंगे नहीं लगेगा, लेकिन ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। कलेक्शन ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, JSX को आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। सही है, तो ये JSX ये है, इसको भी आप लिखेंगे। अब हम रूल्स ऑफ JSX भी आपको पढ़ाएंगे। ये HTML से थोड़ा डिफरेंट है, ये जावास्क्रिप्ट से थोड़ा डिफरेंट है। सही है, इसके हम आपको सबसे पहला ही काम ये होगा कि हम आपको JSX के फीचर्स और रूल्स बताएंगे कि जो आप JSX में कर सकते हैं और जो आप JSX में नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज वही है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ रिएक्ट। तो पहला उसका फीचर क्या है, JSX के उन्होंने एक नई, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट को तोड़ मरोड़ के एक थोड़ी सी नई जबान बना दी, जिसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम तीनों एक साथ लिखते हैं, ताकि वर्चुअल एक हमारा कंपोनेंट बन जाए। तो दूसरा इसका क्या फीचर हुआ, कंपोनेंट खुद। सही है, ये कंपोनेंट का जो एक साइकोलॉजी है, ये कंपोनेंट का जो तरीका है, ये कौन लेकर आया, रिएक्ट ने कहा कि इससे बेटर है कि सारी वेबसाइट बनाओ, आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाओ। जिस तरीके से आप एक एक ईंट रख के एक दीवार बना लेते हैं, इसने बोला कि भाई ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट बनाओ। एक कंपोनेंट बना, दूसरा कंपोनेंट बना, अब आपने ये वाला कंपोनेंट बनाया कार्ड वाला, अब आपने वो सेव कर दिया, अब आपके पास दूसरा कोई प्रोजेक्ट आया, उसको भी क्या चाहिए, कार्ड। आपको याद आया है उस वाले प्रोजेक्ट में मैंने एक कार्ड बनाया था, आप क्या करोगे, सिर्फ इसकी वो फाइल ले आओगे और इसमें पेस्ट कर दोगे, उस कंपोनेंट को इस्तेमाल कर लोगे, आपकी जीरो मेहनत लगी। मतलब आपने एक दफा कंपोनेंट बना लिया, अब आप उसको पूरी जिंदगी चला सकते हो। इसी तरीके से इसका और क्या फायदा हुआ कि कुछ अल्लाह के भले लोग होते हैं, सही है, ज्यादातर मुसलमान नहीं होते लेकिन चलो होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनका पता नहीं उनको क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम फ्री की चीजें बनाएं और लोगों में बांट दें। इसको हम जिसको कहते हैं ओपन सोर्स कम्युनिटी, जो आपकी आगे चल के बड़ी हेल्प करेगी अगर आप प्रोग्रामिंग में इंशाल्लाह जॉब वॉब करते हैं। सही है, तो वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, जब उनको दिखा गया रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट की पावर देता है, वो कहता है कि एक पूरा कंपोनेंट बना लो सिर्फ एक फाइल में। अब वो पूरा का पूरा एक कंपोनेंट एक चीज है, सही है, आप उसको बस इंपोर्ट करें और इस्तेमाल करें। तो उन्होंने क्या किया, कंपोनेंट बना बना के ऑनलाइन रखना शुरू कर दिया। भाई तुम्हें टेबल बनाना है, ये लो, सही है, तुम्हें CSV दिखानी है, ये लो, PDF दिखानी है, ये लो, ग्राफ बनाना है, ये लो। आप React.js के कंपोनेंट्स की सिर्फ लिस्ट देखेंगे ना, आप बोलेंगे यार कमाल के लोग। तो आपका काम रिएक्ट ने क्यों आसान किया, आपको इतने सारे कंपोनेंट, हर चीज का कंपोनेंट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जब आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको जीरो से कोई काम नहीं करना है, आपने स्ट्रक्चर बना लेना है। फिर आपको कार्ड चाहिए, ऑनलाइन सर्च कर ले, एक रिएक्ट का कोई कंपोनेंट बड़ा है, कार्ड का कंपोनेंट आपको मिल जाए, कंपोनेंट डाउनलोड करें, इंपोर्ट करें, काम खत्म। सही है, आपको ग्राफ बनाना है। अब मैं आपको कल एक मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल, सही है, लेकिन अगर आप जाहिर सी बात है CSS वगैरह खुद करते हैं तो फिर वो नहीं होगी। अच्छा, अटेंडेंस में आपको ये वाला ग्राफ आपको बहुत लाइट सा दिख रहा होगा, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त सा ग्राफ है। आप इसको अपने मोबाइल वगैरह में चेक कीजिएगा, ये इस लिंक पे जाके और इस अटेंडेंस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको ये बड़ा सा बेहतरीन सा ग्राफ। और अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये क्या नहीं, इसका कलर अच्छे नहीं है, मैं वो बात कर रहा हूँ। इसकी एनिमेशन है कि वो ग्राफ यूं करके यूं बनता है, एक हल्की सी छोटी सी एनिमेशन है इसमें। अब ये पूरा जो ग्राफ है ना, ये मैंने कोई खुद नहीं लगाया था या मैंने खुद बनाया नहीं था, मुझे ये ऑनलाइन एक कंपोनेंट मिला था इस ग्राफ का, वो मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट किया और यहाँ पे लगा दिया। अब आपको देख के लग ही नहीं रहा होगा कि ये अलग से बनाया हुआ किसी और का कंपोनेंट है जो मैंने इस्तेमाल किया। कल भी था, मैंने जल्दी जल्दी दिखाता हुआ गया था। एक कंपनी का ये वाला बंदा है कि भाई एक को काम करना आता है, एक चीज चलाता है, लेकिन उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है,
तो जाहिर सी बात है वो खुद काम नहीं करता, वो दूसरे लोगों को लाता है, बोलता है कि मेरे लिए काम करो। ठीक है, ये बिजनेस माइंडसेट है, ये बिजनेस माइंडसेट है। तो इंशाल्लाह ये भी इस पे हम किसी दिन बात करेंगे कि आपको आवर्स जो है ना, आपके आवर्स वो मनी है, तो पैसे हैं। अगर आपको लगता है कि ये 4 घंटे मैं किसी और को हायर कर लूँ, तो ये किसी और को मैं पैसे दे दूं, भाई ये काम है ये मेरे लिए कर दो, और वो 4 घंटे में कोई और काम करूं जो कि मेरे बिजनेस को बढ़ा सकता है या मेरे लिए और पैसे ला सकता है, तो आपको किस तरफ जाना चाहिए? दूसरी तरफ। सही, ये नहीं कि यार वो 4 घंटे वाला काम यार मैं 2 घंटे में कर लूंगा और मुझे सारे पैसे मिल जाएंगे। ये वाली जो मेंटेलिटी है ना, ये हमें फिर आगे नहीं बढ़ने देती। सही है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उनके पास टाइम भी फुल होगा, सही, सब कुछ होगा, लेकिन जानबूझ के वो एम्प्लॉय रखते हैं कि उनका माइंड फ्री रहे और वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचे, बजाय इसके कि वो खुद लगे रहे। अब यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि जो नॉर्मली गला होता है, जो रिसेप्शन होती है, उस पर जो मालिक होता है वो नॉर्मली खुद बैठता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि फिर वो हमेशा एक ही दुकान में बेचारा अटका रहता है। क्यों? क्योंकि उसका सारा टाइम सुबह से शाम रात तक वो उसी के ऊपर बैठा हुआ। सही है, ये हमारे लोगों में नहीं है कि भाई ठीक है वो जो मुलाजिम है हो सकता है चोरी करे, उठाए, हो सकता है कि भाई 1000 रुपए में से 200 रुपए गायब करे, लेकिन अब आपको एवरेज का तो पता है। आपको ये तो नहीं कर सकता यार 200 रुपए कमाई हुई, आप बोलोगे पागल हो गया। एवरेज होती है 1000-1500, अगर तुम चलो मुझे बोलो 800-900 हुई है, आज थोड़ा कम हुआ तो मैं समझ सकता हूँ, 200 तो हो ही नहीं सकती। अगर वो 200 उठा रहा है ना, तो फिर भी आपको उस 800 पे चुप करके बैठना चाहिए और आपको भी ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करूँ। उसके बाद जब आपके पास एक बिजनेस एक बनना शुरू हो जाए, तो आप फिर ऑटोमेशन की तरफ जाए, आप सिक्योरिटी कैमरास लगवाएं, सही है, आप ऑटोमेटेड रजिस्टर्स बनवाएं कि जिसमें वो मशीन्स होती हैं, आप इनपुट करते हैं, सही है, आप कस्टमर्स को लिस्ट पे लिख देंगे, भाई बिल ना हो तो चीज मत लो, अब बिल होगा तो उसके कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई इसने ये चीज बेची है। अब वो चीज बेची है, पीछे इन्वेंट्री में से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। अब वो इन्वेंट्री वाला कहता है सर माल खत्म हो गया, उसको बोलो ये इन्वेंट्री बता रही है कि अभी 5 किलो ये चीज बची होनी चाहिए, 2 किलो ये चीज बची होनी चाहिए, ये कहाँ गया? सही है, तो आप फिर आप जाते हो ऑटोमेशन में, लेकिन आप शुरू में ही ऑटोमेशन में नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेशन थोड़ा बहुत पैसा खाती है, सही, ऑपरेशंस पैसा खाते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग पहला स्टेप ही नहीं लेते कि भाई खुद अपना जो टाइम है, जो तुम्हारे वो 8 घंटे हैं, वो तुम छोड़ो, वो तुम आधे कमाई किसी को दे दो। हाँ, अभी तुम आधा खाओगे वो, क्योंकि तुमने मुलाजिम रख लिया, उसको तुम पैसे दे रहे हो, लेकिन हो सकता है आज के 6 महीने के बाद वो तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि अब तो 8 घंटे तुम फारिग थे, तुमने बोला यार ये जो आधे पैसे आ रहे हैं ना, ये मैं कहीं और इन्वेस्ट करूं, इसको एक्सपेंड करो। अब तुम वहां जाके बैठे हो, वहां पे उसको बनवा रहे हो, जब वो बन गया तुमने फिर उसको वहां एक मैनेजर रख लिया, भाई तुम चलाओ। हाँ? नहीं, मैं बिजनेस किए हैं तो उस पर मैंने बताया। नहीं असल में मैंने ना, जब हम यार आपको ट्रेवल करना चाहिए। जब मैं यहाँ पे ही था, इंटरमीडिएट मैंने किया था, मैं ग्रेजुएट हुआ था एनईडी से, तो मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही होता था यार मुझे नौकरी कौन देगा, मुझे कौन रखेगा, मेरा क्या होगा, मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। रोज एसपीएससी की वेबसाइट में रोज खोल के चेक करता था, एफपीएससी की वेबसाइट में रोज खोल के चेक करता था, यार खुदा के वास्ते कोई नौकरी दे दो। सही है, फिर एक जगह मेरी नौकरी लगी सखर मुल्तान मोटरवे पे, तो उस पर मैं रोज जाके आरई से जाके रेजिडेंट इंजीनियर जो होता है वो आपका हेड होता है, उसके बाद मैं पूछता था सर ये कितना टाइम रह गया अभी प्रोजेक्ट में, वो बोलता था कि बेटा 8 महीने रह गए। अब मैं सोचता था यार मेरे पास अब 8 महीने, इसके लिए फिर मैंने अपने वालिद को बोला कि अब्बा कोई देखो यार इधर उधर, तो मुझे कहीं और कोई जॉब दे। लेकिन जब मैं चाइना गया ना, तो आपको हर स्टेप पे अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग माइंडसेट मिलते हैं। ठीक है, तो मैं जेरीज ऑफिस इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, अपने पासपोर्ट के वीजा लगवाने गया था, तो मेरे बराबर में आके एक बंदा बैठा, वो अपने साथ एक और लड़का लाया था जो उसके ना फॉर्म संभाल रहा था। तो मुझे वो अजीब लगा, मैंने उससे पूछा यार वीजा तो सबसे बहुत आसान चीज है, तुम ये क्या बंदा लेकर आया, तुम्हारा भाई है क्या? उसने बोला नहीं भाई नहीं, मेरा एजेंट है। मैंने किस चीज का एजेंट है? मैंने कहा मैंने इसको पैसे दिए हैं कि मेरा वीजा प्रोसेस करा के देगा, तो इसने मुझे कॉल की थी कि आज तुम्हें आना है और सामने ना उनको इंटरव्यू देना है। तो मैंने कहा इसने कितने पैसे लिए? उसने कहा 20,000। मैंने कहा सिर्फ वीजा को प्रोसेस करने के लिए? हाँ। कहते यार मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो कारोबारी बंदा हूँ। वो बिल्कुल मतलब मुझसे कोई होगा 2-3 साल बड़ा होगा। तो मैंने कहा किस चीज का कारोबार करते हो? उसने बोला ये फैंसी लाइट्स होती हैं जो घरों में दुकानों में लॉन्स वगैरह में लगते हैं, उसका करता हूँ। मैंने कहा फिर क्या आउटकम वगैरह है?
क्या होता है, उस वक्त मैं बैठा हुआ था वो मास्टर्स का फॉर्म लेके, मैं बड़ा खुश था मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ चाइना, वो भी स्कॉलरशिप पे। तो मैंने बोला आपकी कितना टर्नओवर होता है, क्या होता है? तो उसने मुझे बताया कि मैं 1,20,00,000 का माल उठाने जा रहा हूँ चाइना से ना इस वक्त। और उसने जो पासपोर्ट दिखाया, उसका पासपोर्ट भरा हुआ था चाइना वीजा के, चाइनीज वीजा के। मैंने कहा ये क्या मतलब? कह रहे हैं कि हमारा 15 दिन 1 महीने के बाद मेरा एक चक्कर लगता है, क्योंकि हमारा माल खत्म हो जाता है, हम फिर नया ऑर्डर देने जाते हैं। तो मैंने कहा अभी जो तुम 1,20,00,000 का माल लेने जा रहे हो, ये कितना चलेगा? कह रहा 40 दिन। कहता है उसके अभी से मेरे पास ऑर्डर्स हैं, मतलब अभी से कराची से, पेशावर से, इस्लामाबाद से मेरे पास ऑर्डर पड़े, मुझे उसको वो फुलफिल करना है, तभी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कितने महीने दिन रहोगे? कहते 15 दिन, और 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आता है। मैंने कहा फिर रिकवर हो जाएंगे? कहते ये जो 1,20,00,000 का सामान है ना, इसमें तो मेरे 40-45 लाख बचेंगे 40 दिन के अंदर। तो ये बिजनेस था। तो मैं सोच रहा था यार उस बंदे को मतलब ये भी नहीं आता कि वो फॉर्म पे अपना नाम खुद लिखे, और वो 40 दिन के अंदर 45 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा था, और उसका पासपोर्ट जो था चाइनीज वीजा से भरा हुआ था। और यहाँ पे मैं खुश हो रहा था, मेरा स्कॉलरशिप लग गई थी, मुझे 3,000 युआन फ्री में मिलेंगे ये वो। तो मैंने उस वक्त ही ना, मेरी जो मूड था बिल्कुल, मैं कहा यार नहीं, कुछ गड़बड़ है। फिर जब मैं चाइना में गया तो मैंने वहां देखा कि जो चाइनीज लोगों की मेंटेलिटी है ना, खिलौना भी बेचेंगे, बोलेंगे इसको भी बेचना है, बिजनेस करना है। फिर उसका थोड़ा सा बिकने लगेगा, 2 एम्प्लॉय रख देंगे, सेल्समैन रख देंगे। अब उनका खुद का बिजनेस इतना नहीं चल रहा कि वो एम्प्लॉय को सही से पैसे दे पाए, लेकिन वो कर्जा लेके एम्प्लॉय को पैसे दे देंगे, ये मेरा बिजनेस बढ़ाएंगे। तो वो कर्जे देके अपना बिजनेस बढ़ाते 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 मैंने देखा कि वो लोग, कोई रोल्स रॉयस में घूम रहा है, कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, बेचता क्या है? खिलौने। सही है, वहां पे बहुत बात कॉमन है बिजनेस की, वहां पे खाते ही बिजनेस है। चाइनीज इसके माहिर है। आप सब यहाँ, आपको लगता है कि चाइनीज 3rd क्लास क्वालिटी के ये खिलौने बेचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके क्वालिटी के स्टेजेस हैं। हमारे लोग उनकी जो 4थी क्वालिटी, सबसे आखिर वाली क्वालिटी है, वो मंगवाते हैं, वो अलग बात है। वरना आप अगर उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी देखें, जो यूएस जाती है, मिडिल ईस्ट जाती है ना, तो वो आपको बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। वो जो गाड़ियां बनाते हैं, वो बेहतरीन गाड़ियां बनाते हैं, उनका इंटीरियर ऐसा बेहतरीन है। लेकिन हम जो गाड़ियां उनसे मंगवाते हैं, जो पार्ट्स मंगवाते हैं, कदर भी करते हैं। दुकान पे सब चीजें तो बड़े चाइना की सस्ती है, कोई ये महंगी देते हैं चाइना वाली। वही ना, तो अब वो उनकी मेंटेलिटी ऐसी है। दूसरा, वो कहते हैं कि एक चीज पे ज्यादा दिन अटके ना रहो, अलग अलग चीजें सीखो, अलग अलग चीजें करो। वो कहते हैं फोन है तुम्हारा, सस्ता वाला लो, 6 महीने चलाओ, उसके बाद नया मॉडल ले लो, क्या जरूरत है एक चीज को 5 साल चलाने की? तो ये जो आपकी बिजनेस की मेंटेलिटी है ना, ये आपको भी सीखनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे पीएचडी किया हुआ बंदा होगा, हाईली क्वालिफाइड होगा, सही है, वो उसके पास काम कर रहा होगा जिसको अलिफ बे भी नहीं आ रही। लेकिन वो अलिफ बे जिसको नहीं आती, लेकिन उसको एक चीज आती है, वो है बिजनेस। सही है। तो अगर आपके पास एक स्किल है, आप कोई चीज करना जानते हैं, और साथ में आपके पास एक बिजनेस सेंस है, एक बिजनेस इंटेलिजेंस है, मुझे लगता है कि बिजनेस कोई पढ़ाई नहीं, बिजनेस एक सोच है जो किसी में भी आ सकते हैं। बस आपको उन लोगों के साथ थोड़ा वक्त गुजारना होता है जो ये काम कर रहे हैं, जो बिजनेस करते हैं। उनको आपको बस सोचना होगा वो सोचता क्या है, वो कैसे सोचता है। अब जैसे ये वाली बात है कि आपका दिल बहुत करेगा जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे ना, मेरा भी दिल बड़ा करता है यार, ये 4 घंटे का काम है, $100 मुझे मिलेंगे साफ ही साफ। अब अगर मैं इसको किसी और को ये काम दे देता हूँ, सही है, वो मुझे 1 दिन के बाद करके तो देगा, लेकिन अब मुझे $50 उसको देने पड़ेंगे। हालांकि यही काम मैं 4 घंटे में कर सकता था, समझ रहे हैं। लेकिन उससे मुझे फायदा क्या हुआ कि वो 4 घंटे मुझे मिल गए, हो सकता है मैं दूसरा काम 4 घंटों में पकड़ लूं, हो सकता है ना भी पकड़ो, क्योंकि बिजनेस रिस्क है। तो ये थोड़ा सा ना आप अपने पास ये सेंस बनाए कि टाइम आपका इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए भी अगर आप कोई काम करें तो ये मत सोचेंगे आप यार मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं तो वैसे ही फारिग बैठा हूँ। नहीं, आपका 1-1 घंटा जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उसको सही से यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आगे बिजनेस में कुछ ना कुछ करेंगे। अगर आपको ये नहीं लगता कि आपके घंटे की कोई अहमियत है तो आप बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसका पहला रूल ही है कि आपको ये सोचना है कि अगर मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ तो मैं क्या क्या किया। मैं रात को बैठ के आप सोचें कि आपने कोई चीज प्रोडक्टिव की आज के पूरे दिन में। अगर आप जो मंडे वाले दिन बैठे थे तो आप सोचें कि आपने कुछ ऐसा किया कि जो आपने पहले नहीं किया था। पहले करने का मतलब है कि आपने कोई चीज नहीं पढ़ ली, आप स्कूल चले गए, आप यूनिवर्सिटी चले गए, ये भी एक काउंट हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ करो, भाई 15 मिनट की कोई वीडियो देख लो। रात को आपको याद आया यार पूरा दिन मैं खेलता कूदता रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है,
आप उसी वक्त सोने से पहले 15 मिनट की कोई भी जावास्क्रिप्ट की कोई वीडियो देख लो, सही है, कोई चीज भी, ताकि जब सो ना तो आपको ये सुकून हो गया मैंने आज के दिन में कुछ ना कुछ किया है। इस तरीके से आप जिंदगी में इंशाल्लाह आगे प्रोग्रेस कर जाएंगे। अभी हम लोग दोबारा रिएक्ट पे आते हैं। उसके बाद आपने देखा वर्चुअल डॉम, सही है। इसकी अगर ये मैंने अभी इसका नाम दिया, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो रिएक्ट कीप्स अ लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल डॉम। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? कि किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, उस वो कौन है क्या है वो बताना। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वो बेसिकली क्लोन करता है, मतलब वो जैसा एक्चुअल डॉम है ना वो ऐसी कॉपी होती है, लेकिन वो कॉपी जो होती है वो होती है आपका एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो रेंडर नहीं हो रहा, जो चल नहीं रहा, बस वो कहाँ सेव हुआ हुआ है आपकी मेमोरी में, तो उसको चेंज करना बहुत फास्ट होता है। अच्छा, ये वाला काम है वन वे डेटा बाइंडिंग। अब जो आपका रिएक्ट का नाम है वो यहां से आया, कहां से? वन वे डेटा बाइंडिंग। अब वन वे डेटा बाइंडिंग क्या है? वन वे डेटा बाइंडिंग है कि आपके पास एक वेरिएबल है, अब वो वेरिएबल आपका शो हुआ हुआ है आपके फ्रंट एंड पे। अब जैसे कि ये 180 है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं ये एक वेरिएबल है, सही है, एक प्राइस का वेरिएबल है जो यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो हो रहा है। अब जब भी ये प्राइस बदलेगी ना पीछे से, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो इसका फ्रंट एंड ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगा और उसको चेंज कर देगा। तो ये क्या हो गई? वन वे डेटा बाइंडिंग, कि आपका जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट कर रहा है डायरेक्टली आपके वेरिएबल के चेंज होने से। अगर आप देखेंगे अभी आपने जो काम किया था जावास्क्रिप्ट में, तो आपने जब सबमिट का बटन क्लिक किया तो फंक्शन वो चला, तब जाके आपका फ्रंट एंड बदला, यही हुआ था। यहाँ पे होता है रियल टाइम, आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है, नीचे से आपका फ्रंट एंड चेंज हो रहा है, डायरेक्ट चेंजेस। बात समझ आ रही है? लेकिन वो डायरेक्ट चेंजेस कैसे कि वो सिर्फ वो जगह बदलेगी, मतलब कि अगर ये 180 की आपने वैल्यू बदल के 190 कर दी तो सिर्फ कौन सा हिस्सा बदलेगा? ये वाला, यानी कि ये वाला कंपोनेंट छोटा सा बस ये रिफ्रेश होगा, बाकी पूरा पेज सेम रहेगा। इससे क्या फायदा होता है? परफॉर्मेंस, स्पीड, सही है। और आपके पास जो रिएक्ट का कोड होता है वो बेसिकली होता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का मतलब समझते हैं? किसी को पता है क्लाइंट साइड क्या होता है? क्लाइंट साइड होता है, क्लाइंट साइड में ये होता है कि आपकी जो फाइल्स है, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, जो वो आपका जो रिएक्ट जब आप बनाते हैं, तो हम अभी सीखेंगे कि आपका एक प्रोडक्शन बिल्ड बनता है। प्रोडक्शन बिल्ड क्या होता है? कि आपके कोड को वो कंप्रेस करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो उसको कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद बोलता है कि हाँ अब इसको वेबसाइट पे डिप्लॉय कर दो। उसका फायदा क्या होता है कि ये जब आप वेबसाइट खुलती है तो वो जो बंडल है वो डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। वो एक दफा डाउनलोड होगा ना तो पहली बार हो सकता है थोड़ा टाइम ले, लेकिन एक दफा वो डाउनलोड हो गया तो वो आपके ब्राउजर में सेव रहता है। अब आप जब भी उस वेबसाइट में दोबारा जाएंगे तो वो आपकी वेबसाइट यूं खुल जाएगी, क्योंकि उसकी जो मेन फाइलें हैं वो आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है। बस वो चीजें आपको अलग अलग दिखेंगी जो चेंजेस हुई होंगी। नहीं, इतना कोई इफेक्ट नहीं करता, वो उसकी 2 MB 1 MB इस तरह से फाइल साइज होता है, कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इसके फीचर्स हैं। अब उसके बाद ये आपको बता रहा है कि ये व्हाट इज JSX। तो यहाँ पे इसने एक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है JSX की। तो आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? रेंडर, ये क्या है? फंक्शन एक तरह का। इसमें देख रहे हैं कि आपको HTML दिख रही है। अब फंक्शन कहाँ पे होता है? फंक्शन तो JSX में होता है, वो उसमें जावास्क्रिप्ट में होता है, लेकिन इसके अंदर इसने क्या लिखा हुआ है? HTML। तो JSX यही है कि इसमें अगर आप अंग्रेजी जबान में देखें तो ये क्या बोल रहा है? JSX इज अ सिंटैक्स एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन किसको कहते हैं? किसी को एक्सपेंड करना, किसी में और ज्यादा चीजें शामिल करना। तो इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है किसको? जावास्क्रिप्ट को। इट इज यूज्ड विद रिएक्ट टू डिस्क्राइब व्हाट द यूजर इंटरफेस शुड लुक लाइक। ये कह रहे हैं कि ये इससे आप बताएंगे कि फ्रंट एंड पे क्या चीज दिखनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली है क्या? HTML प्लस जावास्क्रिप्ट प्लस CSS, तो यही तो फ्रंट एंड होता है। अब ये कह रहा है वी कैन राइट HTML स्ट्रक्चर्स इन द सेम फाइल दैट कंटेन्स जावास्क्रिप्ट कोड। वही कह रहे हैं कि जहां पे आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं वहीं पे आप क्या लिख सकते हैं? HTML। ये किसकी क्वालिटी है?
JSX की। अब ये बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब इतना आपके लिए इंट्रोडक्शन के लिए काफी है। अब फाइनली थोड़ा रिएक्ट पे आते हैं। अब रिएक्ट जब आप खोलेंगे तो आपको रिएक्ट पे सबसे पहले एक चीज चाहिए होगी, पहले रिकॉर्ड हो रहा है, आपको सबसे पहले एक चीज चाहिए होगी, उस चीज का नाम है गेट। आप सबने गेट इंस्टॉल किया है? जिन्होंने नहीं किया हुआ वो अपने पास ये बात याद रखेंगे, गेट अगर आपके पास नहीं हुआ तो आपका रिएक्ट इंस्टॉलेशन के वक्त क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको चीज चाहिए गेट, हाँ गेट इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पे आप लिखते हैं गेट माइनस माइनस वर्जन, तो आपको क्या कह रहे हैं, गेट वर्जन 2.3.4। अगर आपके पास गेट नहीं होता तो आपको देता है नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड, कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इसका एरर देता। ठीक, आपके पास है। दूसरी चीज जो आपको रिएक्ट इस्तेमाल करने के लिए चाहिए वो क्या है, नोड, ये भी आपके पास इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। सही है, ये दोनों आपके पास होंगी। अब आपको चेक करने का दोबारा क्या तरीका है, npm माइनस माइनस वर्जन, तो आपके पास क्या आ गया 8.1.2, जो भी आपका वर्जन होगा आपको वो दिखाएगा। लेकिन ये एरर नहीं आया, एरर नहीं आया इसका मतलब मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जब आप दो चीजें चेक कर लें तो आप क्या करेंगे, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि सी जो अब आपका है ना, अब आप भी दिस पीसी में आ गए, ई ड्राइव में आ गए, क्योंकि पहले आपको याद है मैं सी ड्राइव में आपको सेव करता था आपकी फाइल, तो अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप किस पे आ गए, रिएक्ट पे। क्योंकि आप देख रहे हैं वेब डेव 1 बैच 1 वालों का भी फोल्डर यही है, क्योंकि जब आप रिएक्ट इस्तेमाल करने लगते हैं तो आप कोशिश करेंगे आप किस ड्राइव में ना बने, सी ड्राइव में, क्योंकि सी ड्राइव क्या होती है, विंडोज सिस्टम होता है उसमें, तो उसमें नॉर्मली एरर्स आते हैं। ठीक है, नॉर्मली मुझे विंडोज इसीलिए मुझे नहीं पसंद है, लिनक्स में बहुत इजीली काम होता है। वेब, दूसरा, जिस फोल्डर के अंदर आप रिएक्ट का वो बनाए, आप इस बात का ख्याल रखें कि उसका जो फोल्डर का नाम है उसमें स्पेस ना हो। बात समझ आ रही है? ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं जो आप गलती करेंगे तो आपको एरर आएगा, फिर आप ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे मेरे पास। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चीजें थोड़ा ना इसको पहले से हटाइएगा। हाँ भाई, अली बहादुर आपका है यार, इसमें
एक यूआई यूएक्स का इशू है छोटा सा। पहला तो यहाँ पे जो आपका लॉगिन है उसका कलर आपने ऐसा रखा है कि वो बिल्कुल ही सर वो बाद में लगाया सर उसको एक थोड़ा अच्छा, और यहाँ पे साइन अप का भी तभी कलर आउट हो गया है। और दूसरा आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो बहुत हैवी है, मुझे लग रहा है 3-4 MB से ज्यादा है, हालांकि मेरा इंटरनेट इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। डाउनलोड किया तो इसको तो नहीं, इसको आप क्या करें, कंप्रेस करें, और नॉर्मली जो रिकमेंडेड साइज है ना वो शुड बी विद इन 500 KB। 500 KB से कम हो या 500 KB के बराबर हो। इसकी टेक्निक वही होती है कि कोई आप SVG ढूंढ लें, सही है, एस्केलेटेड वेक्टर ग्राफिक्स, उसकी फाइल साइज भी छोटा होता है और उसकी शार्पनेस भी बड़ी अच्छी होती है SVG। सर उसको सही होता था, लेकिन वो पता नहीं इन लोगों ने पेश कर दिया हाँ तो बस रॉ लेवल से उठाया उसको दिया था। कोई इशू नहीं है, लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा क्योंकि ये आगे के लिए आपको फायदेमंद होगा। नहीं नहीं, आप उसको ढूंढेंगे जो छोटी वाली हो, कोई जरूरी थोड़ी है आप बारी बारी ले दो, लेकिन उसका वो होता है कि शार्पनेस, जितनी वो बेहतरीन इमेज बनी हुई होगी ना, मतलब बहुत सारे कलर्स में, तो उसकी फाइल साइज ज्यादा होगी। आप इलिस्ट्रेशन ज्यादा यूज किया करें, इलिस्ट्रेशन में आपको बड़ा फायदा हो जाता है कि वो छोटा सा फाइल साइज होता है। तो आपने भी वही वाला मेथड यूज किया हुआ है, उसका कोड तो नहीं उठाया था? अच्छा, सही है, गुड है। तो ये आपको आपने लिंक नहीं लगाया था, वो कहाँ गया? अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो इसको आप लिंक अपडेट कर दीजिएगा, फिर मैं आपकी ग्रेडिंग कर दूंगा, सही है। और भाई ये कौन कौन है? इस्माइल साहब नहीं है आज? अजीज, वो उसको नहीं देखो, तुम बताओ मुझे। अरे तुम वही हरकत कर रहे हो बैच 1 में लगी थी, क्यों, किस बात की छुट्टी नहीं होती, कहाँ पे छुट्टी नहीं होती? तो वहां पे लैपटॉप ले आया करो। अच्छा, टाइम निकालो यार, देखो ये अब तुम लोगों का लटका रहेगा काम, ये मैं हर क्लास में आके पूछूंगा क्योंकि ये जरूरी है। उसके बाद अब्दुल्ला हसन, फरहान नहीं आया, मुनीर खान, मुनीर, कंप्यूटर का इशू है यार यहाँ पे तुम्हारे 34 कंप्यूटर पड़े हैं यार तुम। सर, यहाँ पर खुला निकाल। अच्छा, इसको देखिए, अब आपका काम लेट हो गया है, सही है, 20 नंबर आपके वैसे तो गए, लेकिन इसको आप नेक्स्ट वीक में फिर भी कर दीजिएगा। आप नेक्स्ट वीक में नहीं करेंगे, फिर आपके नेक्स्ट वीक में 60 नंबर हो जाएंगे, हर वीक पे -20। अब 40 जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे लगाया हुआ होगा इन्होंने किसी बोर्ड पे, एक काफी बच्चे फेल हो गए थे इसी चक्रों में, क्योंकि ग्रेडिंग वैसी नहीं बन पाई थी। तो आई थिंक एक लड़का था वो अल्लाह गुल्ला करके गया था इधर के ना, मुझे फिर भी सर्टिफिकेट दो कि मैंने टेस्ट तो दिया है, तो उसको सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया था, लेकिन नीचे लिख दिया था कि वो बड़ा ही बदतमीज बच्चा है। तो इस तरह की कोई, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा भी काम हो, तो आप असाइनमेंट कम से कम थोड़ा कराएं ताकि मुझे पता तो लगे। उसके बाद सैयद मुदस्सिक सद्दिक, चलो नेक्स्ट वीक तक हो जाएंगे। किसी से हेल्प लीजिए जहाँ पे बहुत सारे माशाल्लाह आपके कलीग बहुत टाइट है। उसके बाद अब्दुल सबूर जी, आपने स्टार्ट किया? आप एब्सेंट थे काफी टाइम। अच्छा, तो आपने दूसरे असाइनमेंट्स देखे हैं? अच्छा, आपको यहाँ पे कोई करीबी रहता है? आपको यहाँ पे कोई क्लास फ्लो कोई करीबी रहता है? आप कहाँ से आते हो?
कहाँ से? ये सेक्टर फोर्थ मोदी नहीं बताएगा। अब्दुल्ला रहता है लेकिन वो भी नहीं आ रहा ये बात नए वाली एक काम करें आप, नेक्स्ट वीक में ना जो संडे होगा यहाँ इसमें नुमान को जानते हैं आप? नुमान को जानते हैं आप में से कोई? नो में, हाँ टोपी पहन के आता है बचपन वाला आप। अच्छा तो तो आप यहाँ पे से इससे आपका नुमान का नंबर है आपके पास? नंबर नहीं तो उसका ना नंबर लेके इसको दे दीजिएगा, आप उससे कम्युनिकेट कर लें किसी दिन ना उसको, यहाँ पे आप बोल दें कि मुझे ना कुछ आपसे बात पूछनी है, तो आप उससे थोड़ा ना बात बढ़ा के थोड़ा सेटिंग बना के ना उसको काम वाम सीख लो, उसको काम अच्छा आता है। इजी है लेकिन टाइम निकाल लेता है, तो यहाँ पे थोड़ा काम है। सही है, ठीक है यार, ये अटेंडेंस लगा दो यार। सही है। उसके बाद तारिक साहब तो आ नहीं रहे, नहीं उनका क्या इशू है किसी को पता है? असाइनमेंट क्या है? तो पूछा है पता नहीं है सर 2 दिन तक नहीं आता है कोई पोस्ट वोस्ट तो नहीं की थी फेसबुक पे? पता नहीं यार, पूछ लेना उससे। क्या कह रहा था? अच्छा अच्छा अच्छा, चलें यहाँ पे ध्यान दें, एक मिनट इसको बाद में कर लीजिएगा। अब देखें इसको, मैंने अभी क्या किया है कि जहां पे मैंने ई ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाया, उस फोल्डर का नाम मैंने क्या दिया? वेब डेव। लेकिन ये एक मिस्टेक है, बाद में हम यहाँ भूल जाएंगे कि ये आप लोगों का है। इधर हमने इसको 2 कर दिया, अब ये नहीं खोल रहा क्योंकि ये कह रहा है कि ये वाले बंद करो, ट्राई अगेन। तो वेब डेव 2, अब आपको पता है हमें दोबारा CMD ओपन करना पड़ेगा। सही है, तो आप एक चीज देख रहे हैं कि मैंने इसको ई ड्राइव में रखा है और इसमें जो फोल्डर है उसमें कोई भी स्पेसिंग्स नहीं है। अब आप एक काम करेंगे, एक सिंपल एक कमांड है वो चलाएंगे, आप लिखेंगे npx create react app my app। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज है। हाँ लिखें आप। नहीं करेगा करेगा, सही है। अब देखें ये, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये जो npx है ना, ये npm का ही दूसरा वर्जन है जो आप जब नोड इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ आती है। सही है, npx npm ही है, यानी कि नोड ही है। npm तो पता है ना नोड है, npm का फुल फॉर्म है नोड पैकेट मैनेजर। सही है, पैकेज या पैकेट दोनों एक ही चीज है, नोड पैकेज मैनेजर, तो npm उसको कहते हो। तो npm आप इस्तेमाल करते हो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, npx भी आप इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हो, ये भी नोड की ही सर्विस है। जब आप नोड इंस्टॉल कर लोगे आपके पास ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। उसके बाद एक चीज है क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब ये क्या है? ये खुद एक लाइब्रेरी है, सही है, जो किसी ने, मैंने बताया कि आपको बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो चीजें बनाते हैं और रख देते हैं, उन्होंने बोला कि भाई आपको रिएक्ट का सारा जो स्ट्रक्चर है ना वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम बना के देते हैं। सही है, तो आप ये उनकी ये सर्विस इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम लिखे? क्या पेड नहीं है, फ्री है, फुल ओपन सोर्स है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब स्पेस देके आप लिखेंगे कि आपको अपनी ऐप का नाम क्या देना है। अभी मैंने इसका नाम क्या दिया है? माई ऐप। लेकिन खास ख्याल रखिएगा इसका जो नाम है इसके अंदर कैपिटल लेटर कोई नहीं मत दीजिएगा, स्पेसिंग्स कोई मत दीजिएगा, स्पेस नहीं होना चाहिए और कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसका सिंपल नाम क्या दिया है? माई ऐप। उसके बाद आप सिंपल एंटर चलाएं, बोले कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख लें। अब मैंने एंटर चलाया तो ये इसने काम शुरू कर दिया। वर्जन पुराना है, एक मिनट, मेरे पुराना ये वर्जन हुआ है। आप लोग करेंगे तो आपको नया ही मिलेगा क्योंकि आपने पहले ये नहीं किया हुआ होगा। नहीं एक ही चीज है,
हाँ नोड आप वो 8 पॉइंट समथिंग होता है, वो 16 एंड अबव होता है। नोड जो है वो खुद एक आपका फ्रेमवर्क है, एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो आपको कुछ सर्विसेज देता है, खासतौर पे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, वो नोड है। नोड की सपोर्टिंग में उन्होंने बनाया था एनपीएम। एनपीएम हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, नोड प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो आपको लाइब्रेरीज चाहिए, तो ये इजाफी लाइब्रेरीज चाहिए, तो आप वो किससे इंस्टॉल करते हो, एनपीएम। वरना आपको क्या करना पड़ता है कि आप खुद को डाउनलोड करनी पड़ती है वो लाइब्रेरी और उस नोड के प्रोजेक्ट में डालनी पड़ती है। आप एनपीएम लगाते हैं, एंटर मारते हैं, वो सब कुछ इंस्टॉल कर देता है। तो एनपीएम इसलिए बनाया गया था। अब हम लोग उसको दोबारा चलाते हैं, हमने वो इंस्टॉल डिलीट कर दिया है पुराना वर्जन। ये कह रहा है नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, आप करेंगे वाई यस। अब ये हमारे पास अपनी रिएक्ट ऐप बना रहे हैं, क्या बोला है, क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप इन, जो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम बातें बातें कर लेते हैं। यहाँ पे इस जगह पे आपने गेट इंस्टॉल किया है, सब कुछ इंस्टॉल्ड है। अच्छा मैं इसी बात कर रहा था, सही है। अभी नंबर ले जाना, नहीं ये आपका जो विंडोज है ना, ये उसके साथ क्लैशेस होते हैं। तभी नॉर्मली प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि लिनक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो लिनक्स में ये छोटे मोटे कीड़े नहीं होते। अब इस पे अब आपके पास तरीका क्या होगा कि आप, हाँ रैम रोम का इश्यू होता है। अब आपका जो बेसिकली कैशे मेमोरी है ना, वो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। कैशे मेमोरी किसकी, एनपीएम की खुद की, सही है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा रिमूव एनपीएम कैशे, सही है। आप पहले कैशे रिमूव करें, सही है। उसके बाद आपका कैशे रिमूव हो जाए तो आप करें एनपीएम इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप -G। -G का मतलब होता है ग्लोबल, ये आपने किया था, बस उसको पहले आप इंस्टॉल कर अनइंस्टॉल करें ग्लोबली, तो उसको क्रिएट रिएक्ट ऐप को पहले अब इंस्टॉल, मुझे लगा आप इंस्टॉल नहीं किया हुआ, पहले आप उसको अनइंस्टॉल करें, उसके बाद आप कैशे रिमूव करें, उसके बाद आप ये वाली कमांड चलाएं npx के साथ, फिर क्रिएट रिएक्ट ऐप को ग्लोबली इंस्टॉल ना करें, डायरेक्ट क्या चला दें npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माय, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे ये डिपेंड करता है आप लोगों की थोड़ी इंटरनेट स्पीड पे। आपकी अगर इंटरनेट स्पीड होगी 4 MB पर सेकेंड तो फिर ये बहुत ज्यादा तेज करता है। अगर आपकी थोड़ी स्लो है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। गेट इंस्टॉल का तरीका नहीं सिखाया, मैं सिखा रहा है। चलो जब तक वो रैम कर लेते हैं, आप गूगल पे आके लिखो गेट, गेटअप लॉगिन नहीं, गेट, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड्स। डाउनलोड्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है विंडोज, लेकिन ये ऑलरेडी विंडोज सेलेक्ट हुआ है, डाउनलोड फॉर विंडोज, आप इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दे रहा है कौन सा वाला चाहिए, 32 बिट चाहिए 64 बिट चाहिए, तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 64 बिट, क्योंकि आजकल आपके नॉर्मली जो आपका सिस्टम है वो 64 बिट वर्जन है, लेकिन वो 32 बिट भी हैंडल करता है, लेकिन 32 बिट थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू 64। तो आप 64 को क्लिक करें, ये सेटअप इंस्टॉल करने लग जाएगा। जब ये इंस्टॉल कर रहा है तो मेरे पास ऑलरेडी है गिटहब, तो मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंस्टॉल हो जाए, मतलब डाउनलोड हो जाए, आपने बस को क्लिक करना है, एक विंडो आएगी, उस पर होगा नेक्स्ट और कैंसिल, बस आपने नेक्स्ट 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 करते जाना, कोई भी चीज नहीं बदलनी, बस जब तक फिनिश का बटन नहीं आता आपने नेक्स्ट दबाते रहना, सही है। उसके बाद आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन गिट एक मसला करता है जो आप लोगों को शुरू में दिखेगा। तो मसला क्या है कि जब आप npm को उसको रिएक्ट को इंस्टॉल करने जाएंगे ना, तो आपको एक एरर देता है कि गिटहब में, यानी कि गिट में आपका नाम सेव नहीं है, सही है। गिटहब में आपका नाम सेव नहीं है। उसका सिंपल तरीका क्या होता है, उसका सिंपल एक तरीका होता है कि आप एक खाली खाली कोई भी फोल्डर लें या उसमें कोई भी एक फाइल डाल दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, और आप एक लिखते हैं गेट इनिट। ये कमांड मैंने आपको बताई थी, ये मैंने आई थिंक बताई थी यार, 5 इनिट पे बताया था, लेकिन अब ये गेट इनिट की भी कमांड है। तो हम बेसिकली गेट इनिट करते हैं, इसमें नहीं करूंगा वरना वो मेरी रिएक्ट ही तबाह कर देगा।
तो ये किसी की भी हम लोग चले जाते हैं फाइलों में। अच्छा ये पता नहीं कि मेरा नाम लिखा हुआ है CSS ग्रेड, हाँ ये अच्छा है। इधर गेट किसी ने ऑलरेडी बनाई हुई है लेकिन मैं डिलीट कर देता हूँ जिसकी भी है। यहाँ पे गेट इनिट, तो एक आपको पता है कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रिपोजिटरी। अब आप करते हैं गेट ऐड डॉट, सही है, गेट ऐड डॉट हो गया। उसके बाद आप जाते हैं गेट कमिट -m v1 या कुछ भी लिख दें। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपका मैसेज होता है। मैंने क्या मैं नॉर्मली लिखता हूँ v1 यानी कि वर्जन 1, ये मेरा खुद का तरीका है, सही है। तो उसके बाद ये आपको कुछ फाइलें दिखाएगा। नॉर्मली ये आपको फाइलें नहीं बताएगा, ये कौन सी फाइलों के नाम बता रहे हैं जो यहाँ थे बेसिकली। वो यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो वो आपको एक एरर देगा। वो एरर क्या देगा, बोलेगा कि आपका नाम सेव नहीं है मेरे पास, और फिर वो आपको पूरी कमांड बताएगा। गेट कॉन्फिग --user.email इट इज इक्वल्स टू, फिर लिखा होगा your@.com कुछ भी। फिर नीचे दो कमांड्स होती हैं, नीचे होता है गेट --config, उसके बाद --user.name your name। आप उनको सिंपल कॉपी करते हैं, अपना ईमेल लिखते हैं, एंटर मारते हैं। फिर दूसरी वाली को कॉपी करते हैं, जहां पे योर नेम लिखा हुआ है उसको मिटा के आप अपना नाम लिखते हैं, एंटर मारते हैं। मतलब आपने बेसिकली अपना नेम सेव कराना होता है किसमें, गिट में। उसके बाद बहुत इजीली काम होता है। हम लोग इसको दोबारा से कर लेंगे, वरना उसके लिए मुझे ना यहाँ पे गेट डिलीट करनी पड़ेगी, वो ऑफिशियल नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कुछ भी डालते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने नोट किया हो गिटहब पे आप जब जाते हैं, कोई भी रैपो खोलते हैं, तो रैपो के ऊपर कमिट के सामने लिखा होता है ये कमिट किसने किया, तो उस बंदे का नाम लिखा हुआ होता है। ये उसके लिए होता है, समझ रहे हैं, ये उसके लिए होता है कि अगर आप उसको नहीं पता कि कौन भेज रहा है तो वो वहां से नाम उठा के रख देता है। तो वो एक रिक्वायरमेंट है जो पूरी करनी पड़ती है। गालिबन मुझे लग रहा है कि ये अटक गया है। एरर के साथ क्या आता है, हम लोग एरर दोनों करते हैं, एरर को करने के लिए हाँ, एरर्स जो होते हैं वो आप उसको हटा दें, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इवन आप ये करेंगे जब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो अपने एंटीवायरस को डिसेबल ही कर दें। वो एरर्स वगैरह देते हैं गिटहब, क्योंकि वो क्या है कि वो आपकी सिस्टम फाइल्स को एक्सेस कर रहा होगा, तो आपको एरर देना शुरू होता है। गालिबन आपको विंडोज बहुत मसला करेगी। यूबुंटू जो है वो विंडोज लिनक्स ही है, लेकिन लिनक्स जो है ना वो आपको थोड़ा सा परेशानी करेगा। तो फिलहाल के लिए आप विंडोज पे ही रहें, सही है। जब आप इंशाल्लाह थोड़ा प्रोग्रामिंग में एफिशिएंट हो जाएंगे तब आप किस पे आ जाए, उस पे लिनक्स पे। मैंने भी 1-2 साल मैंने विंडोज पे काम किया था, उसके बाद मैं आ गया था लिनक्स पे। अब लिनक्स में मसला होता है, अब आप यहाँ पे कोई विंडोज की फाइल डिलीट करने जाएंगे ना वो आपको इजाजत नहीं देगा। लिनक्स ऐसी चीज है कि आपने जाके लिख दिया ना sudo remove, ये वो खुद को ही दबा कर देता है, सही है। वो फाइल डिलीट कर देगा, भले उसकी खुद की सिस्टम फाइल हो, वो डिलीट कर देगा। फिर क्योंकि मेमोरी में ऑलरेडी वो फाइल सेव हुई है, तो तब तक आपका चलता रहेगा, लेकिन उसकी सांसें तब तक है जब तक आपने उसको रिस्टार्ट नहीं किया। आपने जैसे ही रिस्टार्ट किया वो आपको एरर देगा कि भाई ये सिस्टम फाइल तो ही नहीं, खत्म। तो वहां पे ना वो फिर आपको थोड़ा सेंस होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो जब आप लिनक्स स्टार्ट करते हो सीखना। अब देखें नहीं ये मसला नहीं आया, ये बहुत स्लो है, इसका प्रोसेसर बहुत स्लो है। यार मसला ये कि डेवलपमेंट जो होती है ना होती है आपके हैवी प्रोसेसर्स पे, 4i7 7th जनरेशन 8th जनरेशन 4i5 8th जनरेशन। हम लोग फिर भी जुगाड़ चलाते हैं, हम 4i5 4th जनरेशन पे काम कर जाते हैं। काम वो करता है, लेकिन ये होता है बैठे रहो जब वो हो। लेकिन इसका ये है कि एक दफा हो गया तो हम इसको दोबारा से रीयूज करेंगे, हम इसको रोज रोज आके इंस्टॉल नहीं कर रहे होंगे। एक ही फाइल मतलब एक ही रिएक्ट की एप्लीकेशन हम बनाएंगे, उसी एप्लीकेशन में नए नए कंपोनेंट्स बनाते रहेंगे, टेस्टिंग करते रहेंगे, अलग अलग हरकतें करते रहेंगे, सही है। और उसके बाद मैं आपको एक वो भी दूंगा, एक और अल्लाह का बंदा है लेकिन अल्लाह को नहीं मानता, उसकी पूरा एक प्रोजेक्ट है, उसने उसको बड़ा जबरदस्त किस्म का बनाया हुआ है कि उसने हर जो टॉपिक है ना उसकी एक्सरसाइजेस बनाई हुई है। मैंने बैच 1 को भी दिया था, सही है। मुझे नहीं लगता कि उसने किसी ने भी उसको खोल के दोबारा देखा था, लेकिन उसने क्या किया है कि हर रिएक्ट का टॉपिक है ना जो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा
उसका उसने क्या किया हुआ है कि आपको बताया हुआ है यार ये टॉपिक कैसे टेस्ट करना है या कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। उसने प्रैक्टिस के क्वेश्चन सारे खुद बनाए हुए हैं और उसने ये भी बताया हुआ है कि चलो ये पहले बताते हैं कि खुद करने की कोशिश करो। उसने एक फोल्डर बनाया हुआ है, कहते हैं इसमें आप खुद बनाने की कोशिश करो, ठीक है आपको नहीं आ रहा आप आउटपुट चेक कर लो। उसने एक और फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें वो पूरा कंप्लीट कोड लिखा हुआ है, आप जाके देख लो यार ये क्या था। फिर आपको जब याद आ जाए अच्छा ये ऐसे लिखना था, फिर आप अपने पुराने वाले फोल्डर में जाओ और उसमें थोड़ा टाइप करना शुरू कर दो। मतलब उसने प्रैक्टिस के लिए एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है और उसने ये बताने के लिए कि भाई ये लिखना था उसने उसके लिए अलग फोल्डर बनाया। तो उसकी बहुत अच्छी मतलब उसकी अप्रोच है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो रिएक्ट का इंशाल्लाह हम इसको फॉलो करेंगे। क्या लॉजिक बिल्डिंग बेसिकली यहाँ पे इतनी नहीं चाहिए जितना हमें पहले उसके कॉन्सेप्ट चाहिए। अच्छा यहाँ पे काम करते हैं कि हम देखते हैं कि बैच 1 का एक पड़ा हुआ है तो हम डायरेक्टली रिएक्ट को थोड़ा देख लेते हैं, ला सकते हैं, लेकिन फिर वो उसका एनपीएम का जो मॉड्यूल होता है ना वो कोई 1.4 या 1.5 जीबी का होता है, तो फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। कहाँ पे? हाँ हाँ यहाँ से हो सकता है, वही मैं वही करता हूँ। अब देखें जी ये रिएक्ट का कोड है, ये बैच 1 का है, लेकिन जब तक ये हो रहा है मुझे लग रहा है कल तक होगा, लेकिन तब तक हम लोग इस कोड को देख लेते हैं ये कोड होता क्या है। सबसे पहले इसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं, लेकिन वही वाली बात है घबराना नहीं है, सही है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हैं, पहले पहले क्या है डॉट मॉड्यूल, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है गेट इग्नोर, पैकेज लॉग जेसन, पैकेज जेसन, रीड मी, इसको भूल जाए मैंने कुछ किया हुआ है, सही है। अब ये वाली जो फाइल है ना, जब ये वाली कमांड चल के पूरी हो जाएगी, ये वाली जब कमांड पूरी चल जाएगी तो ये सारी फाइलें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, ठीक है। हाँ जैसे आप फायरबेस से अपलोड करते हो तो आपको सारी फाइलें मिल जाती हैं, इसी तरीके से कमांड कंप्लीट होने पे आपको ये सब मिल जाता है। अब आप खुद सोचेंगे अगर आपको ये फाइल खुद बनानी पड़ती सारी, ये खुद नोड मॉड्यूल्स के जो आपके पैकेजेस हैं खुद इंस्टॉल करने पड़ते तो आपके लिए कितनी मुश्किल काम होता। लेकिन ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जिसने ये एक कोड बनाया है, उसने बोला यार तुम ये कोड चला दो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ इंस्टॉल भी कर देंगे, बना भी देंगे और तुम्हारे फोल्डर में रेडी करके दे देंगे, ये उनकी भलाई है। अब हम एक एक करके थोड़ा सा इसको पहले देखते हैं कि फाइलें हैं क्या। सबसे पहले आप पैकेज डॉट जेसन को आप सब जानते हैं, कोई ऐसा है जिसको पैकेज डॉट जेसन का ना बताओ? पैकेज डॉट जेसन सबको पता है? किसी को भी नहीं पता? यार नहीं करो यार, मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने किसमें कबाड़ा किया था, गेट वाला इसमें। सही है। अब यहां पे है आप लिखें npm init, क्या लिखना है init, आप एंटर मारें। अब आपसे कुछ सवाल पूछेगा, बोलेगा पैकेज का नाम क्या है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है। आप एंटर मारोगे फोल्डर का नाम रख देता है, इस फोल्डर का नाम क्या है, अभी बोल रहे हैं यार फोल्डर का नाम है वही नाम रख दो। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई वर्जन कौन सा है, मैंने बोला 1.0, एंटर मार दो। डिस्क्रिप्शन कुछ देनी है, मुझे नहीं देनी। एंट्री पॉइंट कौन है, index.js, हाँ भाई यही है। टेस्ट कमांड कोई नहीं है, गेट रिपोजिटरी कोई नहीं है, कीवर्ड कुछ भी नहीं, ऑथर कोई भी नहीं, लाइसेंस कोई भी नहीं। मैंने एंटर मारता हुआ गया, अभी बोल रहा है कि ये सब सही है, इसे बना लिया कोड। उसने बोला ये सब सही है, मैंने कहा हाँ सही है, यस कर दो। सब कुछ मैंने एंटर मार दिया। अब आप पीछे जाके देखेंगे ना तो एक चीज फाइल बन गई होगी, इस फाइल का नाम क्या है पैकेज.js। अब इसका काम क्या है, अब देखिए मॉड्यूल्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने CSV के लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की, आपने इसके लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल की, आपने उसके लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल की। अब इतनी सारी आप लाइब्रेरियां जब इंस्टॉल करते हो ना, तो अब फर्स्ट करो आपने वो कोड उठा के मुझे दिया कि सर ये ले मैंने एप्लीकेशन बना ली है। अब नॉर्मली आप नोड मॉड्यूल्स नहीं देते, नोड मॉड्यूल्स जो फोल्डर है ना उसके अंदर सारी लाइब्रेरी होती है, तो वो आप शेयर
नहीं करते। जब आप वो शेयर नहीं करते तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है? बात समझ रहे हैं? तो हम इस चीज को मेंटेन करने के लिए कौन सी फाइल बनाते हैं? पैकेज जेसन। अगर आपको ये खुद बनानी है तो आप npm init करें, वरना वो रिएक्ट के इंस्टॉलेशन के वो साथ साथ खुद ही बन जाती है। अब इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये ना कुछ ऑटोमेटिकली कुछ चीजें खुद लिख देता है। नेम, CSS ग्रेड, वर्जन 1.00, डिस्क्रिप्शन हमने कुछ दिया नहीं, मेन स्क्रिप्ट कौन सी है, और ये स्क्रिप्ट हम बाद में देखेंगे जब रिएक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद ऑथर। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें एक और चीज होती है जिसका नाम होता है, एक और ऑब्जेक्ट होता है। ये बेसिकली क्या है, ये सब क्या है? ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज, और ये एक ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो ये सेव करता जाता है कि फर्ज करें आपने एक्सप्रेस डाउनलोड कर ली, वो कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक्सप्रेस है वर्जन 4.0.0, वो कहेगा भाई तुम्हारे पास रिएक्ट भी है, रिएक्ट, तो रिएक्ट कौन सा वर्जन है? 16.0। इस तरीके से वो आपकी जितनी भी आप इंस्टॉल करोगे ना अपनी अपनी लाइब्रेरियां, वो यहाँ पे क्या करता जाता है? सेव। फिर आप मुझे सिर्फ अपना कोड दोगे और ये package.json दोगे, नॉड मॉड्यूल्स नहीं दोगे। तो मैं एक कमांड चलाऊंगा, उस कमांड का नाम है npm install। मैं npm install करूंगा, npm package.json पढ़ेगा, package.json में जाएगा, देखेगा कि डिपेंडेंसी कौन कौन सी आपने मुझे बताई है। तो वो सारी डिपेंडेंसी लाइन बाय लाइन वो इंस्टॉल करेगा, सेव करेगा, आप अपनी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली चला सकते हैं। अब यही काम किसमें हुआ है? रिएक्ट में। रिएक्ट में आपको ये बड़ा अच्छा दिखेगा। अब ये package.json उसने ऑटोमेटिकली बनाएंगे, आपको ये दिख रहा है डिपेंडेंसी। अब देखिए इसमें कौन कौन सी डिपेंडेंसी है, कोई टेस्टिंग लाइब्रेरी है, लेकिन यहाँ पे ये इस लाइब्रेरी का नाम क्या है? एक्सियोस। ये हम खुद इंस्टॉल करते हैं, ये रिएक्ट के साथ नहीं आती। देखिए ये हम खुद इंस्टॉल करते हैं, और जो बैच वन वाले उनको पता है, ये आपको हम बताएंगे कैसे इंस्टॉल करनी है। उसके बाद मैंने क्या इंस्टॉल की है? बूटस्ट्रैप। उसके बाद क्या इंस्टॉल्ड है? हिस्ट्री। उसके बाद रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट खुद क्या है? लाइब्रेरी है। तो देखिए मैंने वो उसको इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि वो खुद एक लाइब्रेरी है, और इस रिएक्ट लाइब्रेरी के साथ दूसरी लाइब्रेरीज और भी हैं। और ये रिएक्ट डॉम, ये बेसिकली रिएक्ट डॉम जो है वही वर्चुअल डॉम है। ये एक वर्चुअल डॉम बिल्कुल अलग लाइब्रेरी है जो कि किसके साथ आती है? हमेशा रिएक्ट के साथ। उसके साथ कौन सी लाइब्रेरी है? रिएक्ट राउटर डॉम। खैर जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या चीज है। उसके बाद कौन सी लाइब्रेरी है? रिएक्ट स्क्रिप्ट। अभी रिएक्ट स्क्रिप्ट को हम भी देखेंगे इसका क्या काम है। उसके बाद फाइनली क्या है? वेब वाइटल्स। बात जो है कॉल कर लेते हैं, ये ना करें जो हम क्या करना पड़ेगा? जो आप किसी का हाँ कौन सा वाला? हाँ आप पहले npm init करें खाली फोल्डर में, सही है। उसके अंदर आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाए, आप src का एक फोल्डर बनाए, आप पब्लिक का एक फोल्डर बनाए, ये दो चीजें बना लें। उसके बाद उसके अंदर आप npm install react करें, आप npm install react DOM करें, आपके पास क्या आ गई? रिएक्ट आ गई। लेकिन आपने फिर src के अंदर और पहले पब्लिक के अंदर आपने लिखना है, पब्लिक के अंदर आपने फाइल बनानी है index.html। index.html ये बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपको किसने लिख के दिया है? उसी क्रिएट रिएक्ट ऐप ने, जिसके जरिए आपने सारी फाइलें बनाई हैं। आप इसमें सिंपल HTML की फाइल बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज है? ये div आप देख रहे हैं, div id रूट। जो आपकी जितनी भी रिएक्ट की ऐप है ना, वो कहां पे आती है? इस div के बीच में। आपने अपेंड का फंक्शन पढ़ा है? वो बेसिकली रिएक्ट क्या करता है? जो भी चीजें बनाता है, मतलब पूरी की पूरी जो वेबसाइट बनाता है, उसको कहां अपेंड करता है? इस div के बीच में, ठीक है। तो आपने index.html बनाया, उसमें खाली div बनाया, उस div का आईडी क्या दे दी? रूट। उसके बाद आपने src का फोल्डर जो बनाया हुआ था, इसके अंदर आप सिर्फ एक फाइल बना लो index.js। अब index.js में आप कॉल कराते हो रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, ठीक है। इसके बाद आप ये वाली लाइन लिखते हो react dom.render, जिस भी आपको
कंपोनेंट को रेंडर कराना है, उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। आपको ये काम खुद करना पड़ता अगर आप ये चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपकी रिएक्ट ऐप इधर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये सारा काम आपको मैन्युअली करना होगा। ऑटोमेटिक सब कर देती है क्रिएट रिएक्ट ऐप से, एक लफ्ज से ये सारा काम उससे हो जाता है। अब थोड़ा हम इसको देखते हैं। अब पहले आते हैं पब्लिक के फोल्डर में। पब्लिक के फोल्डर में सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, index.html। अब index.html आप सबने इस्तेमाल की हुई है, आपको पता है ये मेन फाइल होती है, लेकिन मजे की बात है इस index.html में आप कभी जाएंगे ही नहीं, सही है। बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा कि आप ये वाली फाइल खोलेंगे, क्योंकि आप किस पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट पे। इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो आप किसके थ्रू करेंगे, रिएक्ट पे। तो आपको index.html खोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट का जितना भी काम है वो कहां पे आएगा, इस डेट के अंदर। उसके बाद जो आपका मेन फोल्डर है उसका नाम क्या है, जितना भी आपका रिएक्ट काम है, आप 99.9% जो रिएक्ट में काम करते हुए टाइम गुजारते हैं वो काम गुजारते हैं एसआरसी में। एसआरसी के अंदर ये कंपोनेंट्स का फोल्डर मैंने खुद बनाया है। कंपोनेंट्स का फोल्डर पहले नहीं होता, ये हम खुद बनाते हैं, सही है। क्रिएट रिएक्ट अभी आई थिंक नहीं बना के देता, अभी नया वर्जन आया, हम देखते हैं वो बनाता है या नहीं, लेकिन नॉर्मली नहीं बना के देता। नॉर्मली वो आपको सिर्फ क्या देता है, index.js और app.js, जो दो JS की फाइलें देता है। पहली का नाम क्या है, index.js, और दूसरी का नाम क्या है, app.js। अब आपको सुन के लग रहा है कि मेन फाइल कौन सी है, index.js, सही है। अभी इस कोड को ना देखें वरना आप डर जाएंगे, सही है। अभी इस कोड को बिल्कुल ना देखें, सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर करें, सही है। ये क्या है, कैसे है, आपको इंशाल्लाह कोई 2-3 हफ्तों के बाद आपको ये मसला ही नहीं लगेगा पढ़ना, ठीक है। अभी थोड़ा सा पता लगेगा कि अभी आप पहली दफा इसको देख रहे हैं, लेकिन 2-3 हफ्तों के बाद गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि ये आपको इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं देगा, बहुत सिंपल सा आपको लगेगा ये तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तब मैं आपको और ज्यादा मसलों में फंसा दूंगा, ठीक है। फिर तो आप बोलोगे ये तो बच्चों का काम है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे मसलों से जूझ रहे होगे कि आप बोलोगे यार ये नहीं, मैं डरा नहीं रहा। अच्छा, ये आपने लाइन पढ़ी है, बहुत पढ़ी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, और आपको पता है ये आईडी कहां थी, index.html के वो सॉरी index.html के div, सही है, div root id। इसका मतलब है कि रिएक्ट किसको मंगा रही है, उस div को, और उसमें क्या चीज रेंडर करा रही है। रेंडर कराने का मतलब क्या होता है, शो कराना, अपेंड कराना। इससे भी जो अपेंड कराने वाला काम है वो किस फंक्शन में रखा हुआ है, रेंडर के अंदर। क्योंकि याद है आपको मैंने बताया था कि ये वर्चुअल डोम बनाता है, इसका डोम बिल्कुल अलहदा होता है। इस वजह से इन्होंने डायरेक्टली अपेंड नहीं किया, इन्होंने पहले कौन सा फंक्शन चलाया, रेंडर। तो ये रेंडर कहां से आ रहा है, रिएक्ट डॉम, ये उस लाइब्रेरी से आता है जो हमने अभी अभी इंपोर्ट किया है। अभी ये इंपोर्ट क्या है ये भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसका क्या रूल होता है। अब ये क्या चीज है, ये कुछ मिलता जुलता किसी चीज से दिख रहा है आपको, ये HTML का टैग है, सही टैग ही है ना, लेकिन ग्रीटिंग, लेकिन हाँ ग्रीटिंग नहीं, ये अगर आप खुद सोचेंगे वो सेल्फ क्लोजिंग टैग हो, जैसे अगर आप इसको ये भी कर सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं, सही है। तो भी अब देखें कोई एरर नहीं दे रहा, आप पूरा का पूरा, तो ये क्या चीज है बेसिकली, HTML का पूरा टैग। तो आप बेसिकली इसको कह रहे हैं कि ये वाला जो div है, जो div था उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट चला, ग्रीटिंग चला, सही है। और ये ग्रीटिंग का फंक्शन कहां लिखा हुआ है, यहां पे तो नहीं दिख रहा, ये रहा, सही है। अब ये ग्रीटिंग कोई आपको HTML लग रही है, नहीं, बल्कि ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, जिसको हम रिएक्ट में क्या कहते हैं, कंपोनेंट। क्या कहते हैं, कंपोनेंट। तो हमें ये बात समझ आई कि रिएक्ट का जो कंपोनेंट है वो बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। लेकिन इसमें कुछ खास बातें होती हैं,
सही है, क्योंकि मसला क्या है कि अगर मैं यहाँ पर आकर, अगर आप देखें ये मैं इस फंक्शन के अंदर आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, तो यहाँ पे अगर नाम लिखता हूँ माय फंक्शन, आप देख रहे हैं कि वो मेरे फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा। इसका मतलब है ये खास किस्म का फंक्शन है जो ऊपर वाला है। इस पे वजह क्या है, इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, अभी आपकी क्लास का ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको एंड में थोड़ी थोड़ी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब नेक्स्ट बार आए तो आपको ये नया ना लगे। ये जो कंपोनेंट है या जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है, इसकी कुछ खास बात है जो ये दूसरे नॉर्मल फंक्शन से इसको अलहदा करती है। अब आपको कैसे पता लगता है कि ये कंपोनेंट है? पहली चीज, इसका जो नाम है उसका पहला लेटर है वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल। सही है। दूसरा, उसके अंदर आपको एक चीज दिखेगी और वो क्या है? रिटर्न। ये दो चीजें हैं बस। सही है। आखिरी चीज ये है कि ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन ये इस्तेमाल कैसे हो रहा होगा? HTML की टैग की तरह। तो ये आपका क्या हो जाता है? कंपोनेंट। इसका मतलब है कि मैं रिएक्ट के अंदर जहां भी ये ग्रीटिंग का टैग लगाऊंगा तो बेसिकली मैं क्या लगा रहा हूं? पूरा का पूरा कंपोनेंट। जब रिएक्ट इसको चलाता है तो बेसिकली वो ग्रीटिंग का पूरा जो कोड है वो उठा के यहाँ पे फिक्स कर देता है और उसको चला देता है। तो ये आपका टोटली रिएक्ट का क्या है? कंपोनेंट। हाँ, यही खोलने के लिए मैंने ये चीज खोली है। अब ये आपको पूरी चीज क्या है? ये HTML का एक फॉर्म है, आपको दिख रहा है ये HTML का फॉर्म है। सही है, लेकिन ये कहां पे पड़ा हुआ है? उस कंपोनेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे अजीब सी चीज है, एम्प्टी टैग है ये। सही है। तो ये पूरी चीज क्या चीज है? अब ऊपर कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड भी है, ये दिख रहा है आपको? सही है। टेंशन आ रहा है? टेंशन आ रहा है? अब ये जो यहाँ से लाइन नंबर 1 से चीज शुरू हो रही है और लाइन नंबर 81 तक आ रही है, ये पूरी चीज मिला के इसको हम क्या कहते हैं? JSX। क्या कहते हैं? JSX। क्या कहते हैं? JSX। सही है। तो ये पूरी एक चीज है, JSX है। इसको मैं JSX क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक JSX फाइल के अंदर 2-3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही कंपोनेंट हो। सही है, उसके अंदर 2-3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मेजर पॉसिबिलिटी है। अब ये क्या चीज है, कैसे लिखना है, क्या करना है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, जब तक ये भी हो चुकी होगी। सही है, ये हो जाएगी। एक हम काम करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में मैं गिट को डिलीट कर दूंगा, हम गिट को दोबारा इंस्टॉल करेंगे ताकि आपको वो वाला स्टेप भी मैं दिखा दूं जो मैं कॉन्फिग ईमेल वाला बता रहा था। सही, वो भी आपका वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आपके पास तकरीबन पूरा एक स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। और आज ये पंखा भी बनता तो आपकी आवाज भी बड़ी क्लियर होगी। सही है, कि आपको पता लगे कि हमें कैसे रिएक्ट की ऐप स्टार्ट करनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिएक्ट की ऐप स्टार्ट करने में आपके अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे, क्योंकि वो जो रिएक्ट का पहला लोगो, जब आप एक खाली रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, जब हम उसको चलाते हैं, तो हम चलाना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो जो आपको पहली वेबसाइट दिखती है ना, वो रिएक्ट का एक लोगो होता है, वो गोल गोल घूमता है। हाँ, वो पंखा जो है ना, उसको देखने में ही बड़ी जान निकल जाती है, क्योंकि वो इतने एरर्स देता है, इतने मसले मसाइल करता है। सेव आइकन, तो वो हम लोग इंशाल्लाह देख लेंगे। सही है, उम्मीद है कि आप लोगों के एक बंदे के साथ मसला हुआ है, उम्मीद है कि दूसरों के साथ इतना नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग गेट को डिलीट करेंगे। और मजे की बात है, यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है ना, उनमें से मोस्टली जगहों पे ये सारी चीजें इंस्टॉल हैं और कॉन्फ़िगर्ड हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये बैच 1 वालों की मेहरबानी थी कि उन्होंने, क्योंकि प्रैक्टिस करनी होती थी, तो वो कोई बच्चा किसी की उस कंप्यूटर पे बैठता था, तो हमारे 2-3 हफ्ते सिर्फ इसी चीज में निकल गए थे कि सर इसमें गेट नहीं है, इसमें नोड नहीं है, इसमें क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं है, इसमें एरर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो इस तरह के मसले मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। एडमिन आ गया। हाँ, अब आप गेट इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, तो फिर मुझे आपको बुलाना पड़ेगा कि सर इसका पासवर्ड लगाएं, क्योंकि वो आप कोई चीज इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब उसकी वजह ये थी, यहाँ बच्चे आके गेम इंस्टॉल कर लेते थे, तो उसको खेलते थे, तो उनको रोकने के लिए इन सब ने क्या लगा दिया है? पासवर्ड। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीजों को कंटिन्यू करेंगे और आपकी रिएक्ट को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे।